हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिया था और कई सारे लोगों ने उसका आंसर भी दिया। देखो उस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करते। यहाँ पर हमसे कहा गया था कि पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। तो पहली चीज़ तो हमने यहाँ पर लिख लेना है कि फादर और सन की एज का जो रेशियो है वो कितना है, 3:1 है। ठीक है। और फिर उसके बाद में ये कहा गया था कि 8 वर्ष पहले, अब से 8 साल पहले की बात अगर हम करें तो फादर और सन की एज का जो रेशियो था वो कितना था, उसका 5 गुनी थी, मतलब 5:1 था। तो अब हमसे ये कहा गया है कि वर्तमान एज क्या होगी। तो देखो यहाँ पर इसे सॉल्व करने का बिल्कुल सही तरीका क्या है। आप देखो यहाँ पर कितने का गैप है, तो आप कहेंगे 2 का गैप है। और यहाँ पर कितने का गैप है, ये 4 का गैप है। तो ये जो दोनों गैप है ना, ये दोनों गैप हमें बराबर करने होते हैं। अगर ये 4 है और यहाँ पर भी मुझे 4 बनाना है तो मुझे किससे इंटू करना होगा, 2 से। तो 2 से इंटू करने के बाद में ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2। यानी कि अब यहाँ पर फिर से कितना गैप हो गया, 4। और जैसे ही ये गैप बराबर हुआ, आप ये देखो कि जो सन की एज है वो कितनी हुई, 1 से 2 हो गई। तो मतलब कितने का इंक्रीज, 1 यूनिट का इंक्रीज। अगर ये 1 यूनिट का इंक्रीज कितने साल की वजह से हुआ है, 8 साल की वजह से, तो ये 8 यूनिट के बराबर कर देंगे। और हमसे पूछा किसका था, वर्तमान समय की एज पूछी है। तो वर्तमान यूनिट हमने कितना माना है, 2। यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी थी। तो 8 × 2 कितना हो जाएगा, 16। और 16 इसका सही आंसर था, जो कि ऑप्शन सी था। और बहुत सारे बच्चों ने इसका करेक्ट आंसर दिया। आज की वीडियो में मैं फिर से आपको 10 क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट जो प्रीवियस ईयर मैंने सेलेक्ट किए हैं वो कराने वाला हूं। तो आप देखिए कि कितने क्वेश्चंस आपसे खुद से ये सॉल्व हो पा रहे हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक वर्ड दिया है हमें वर्च्यू, और उसको हम 201 से कोड कर रहे हैं। और फिर दूसरा जो वर्ड है उसको 218 से कोड कर रहे हैं। तो आप बताइए ये जो तीसरा वर्ड है इसके लिए हम क्या कोडिंग यूज करेंगे। तो ध्यान से समझो, ये क्वेश्चन ना मैक्सिमम लोगों से गलत हो जाता है। और क्यों गलत हो जाता है, क्योंकि उसे पता नहीं होता है कि इसको हमें करना कैसे है। तो इसे करने के लिए ना आपको लेटर के प्लेस जरूर याद होने चाहिए। ABCD के लेटर के प्लेस अगर आपको याद है तो ये क्वेश्चन आपका करने के लिए आसान हो जाता है। और अगर ABCD के लेटर प्लेस याद नहीं है तो ये क्वेश्चन आपके लिए टफ है। फिलहाल इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले आप इसी के लेटर के प्लेस से ट्राई करो, और अगर नहीं आ रहा है आंसर तो फिर इसके अपोजिट लेटर्स से ट्राई करो। फिलहाल मैं आपको बताता हूं कि इसका ट्रिक क्या है। देखो इस क्वेश्चन में हुआ ये है कि ये जो वर्च्यू लिखा हुआ है इसके अपोजिट लेटर्स लिखे गए। मतलब बी का अपोजिट क्या होगा हमारे पास, 5, यानी कि ई मतलब 5 लिख लेते हैं। मैं डायरेक्ट यहाँ पर लेटर के प्लेस लिख दे रहा हूँ। अब देखो ये आई लिखा है तो आई का अपोजिट होता है आर मतलब 18 होगा। यहाँ पर आर लिखा है तो आर का अपोजिट होगा आई, मतलब 9 होगा। T20, टी का अपोजिट हमारे पास हो जाएगा जी, तो यानी कि 7। और यू यानी कि यू का अपोजिट हो जाएगा एफ, मतलब 6। और ई फॉर एलिफेंट, इसका अपोजिट हो जाएगा वी, यानी कि 22। तो ये सारे के सारे लेटर प्लेस आपको ऐड करने हैं। और ऐड करने के बाद में यहाँ पर देखना है कितने वोवेल्स हैं हमारे पास। तो देखो एक आई वोवेल है, एक यू वोवेल है और एक ई वोवेल है। तो इस वाले सारे सम को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद में ये आ जाएगा आपका 201, और यही लॉजिक इसमें लगा हुआ है। तो फाइनली हमें निकालना है कोड प्रोफेन का। तो हम प्रोफेन लिखेंगे पहले यहाँ पर, और प्रोफेन के जो लेटर्स हैं उनके अपोजिट हम लिख लेंगे। जैसे पी है तो देखो पी का अपोजिट हो जाएगा के, यानी कि 11, और प्लस आर का हो जाएगा 9, प्लस ओ का 12 हो जाएगा, प्लस 21 और प्लस 26 और फिर 13 हो जाएगा, और प्लस 22, क्योंकि ई का अपोजिट होता है वी। और फिर इन सारे नंबर्स में यहाँ पर देखो कितने बॉबल्स हैं हमारे पास, एक ओ है और एक ए है और एक ई है। तो हम इसको 3 से इंटू कर देंगे। तो जितना सारा सम आएगा उसको हम 3 से इंटू करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 342। यानी कि हमारा ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। और आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छा भी लगा होगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। और सोचिए एग्जाम में अगर ये लॉजिक आपको नहीं मिला तो इस क्वेश्चन में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी एक अच्छा सवाल है, क्योंकि यहाँ पर ओपन डाइस का है ये। यहाँ पर एक डाइस आपको ओपन दे रखा है और आपसे कहा गया है कि इसको अगर हम क्लोज कर दें, बंद कर दें, तो बंद करने के बाद में इन चारों में से कौन सी पिक्चर है जो बन जाएगी। तो देखो मैंने आपको सिखाया है कि अगर आपको अपोजिट फेसेस निकालने हैं तो हम कैसे निकालते हैं, एक बॉक्स छोड़कर एक को अपोजिट किया जाता है। मतलब ये जो ब्लैंक वाला है ये ब्लैंक वाले के अपोजिट हो जाएगा। ऐसे ही ये वाला जो ब्लैंक वाला है ये इसके अपोजिट हो जाएगा, मतलब ये इस वाले के अपोजिट होगा, ऐसे वाले फिगर के। और ये वाला जो शेडेड वाला है जो हमने रेड कलर से सेट किया है ये किसके अपोजिट हो जाएगा, इस बॉक्स वाले के अपोजिट हो जाएगा। अब यहाँ से हम अपोजिट फेसेस निकाल पाए और इसके बेस पर हम एक एक करके ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे। ये चैप्टर अगर आपने नहीं पढ़ा है ना तो डिस्क्रिप्शन में एक मैंने वन शॉट डाला हुआ है जिसमें कंप्लीट डाइस को ही सिखाया गया है। मुश्किल से 1 घंटे का वीडियो होगा।
और उसे देखने के बाद में आप हर तरीके का डाइस का क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। फिलहाल हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो जाता है क्योंकि ये जो दो फेसेस हैं ये भी ब्लैंक है और ये वाला जो है ये भी ब्लैंक है, और ये क्वेश्चन आया हुआ भी है 2023 बीडीओ एग्जाम में। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन डेफिनेटली आपके आने के चांसेस भी है कि अगर आपका डाइस टॉपिक आ रहा है तो ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है। अब देखो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। जो भी फेस यहाँ पर अपोजिट हैं वो एक साथ नहीं आ सकते। अब जैसे ये वाले दोनों फेसेस मैंने देखा कि ये सॉलिड कलर वाला और ये स्क्वायर वाला जो है जिसके अंदर स्क्वायर बना हुआ है, ये दोनों अपोजिट हैं। तो पहले वाले में तो ये दोनों साथ में आ रहे हैं, इसका मतलब ए तो बनेगा नहीं। ए नहीं बनेगा तो इसके बेस पर मैंने बी ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया क्योंकि बी में मुझे ए दिख रहा था। ठीक है, अब इसके बाद में हम देखेंगे कि बी बन सकता है क्या। तो बी में भी देखो ये दोनों फेस यहाँ पर साथ में आ रहे हैं, तो मतलब बी भी नहीं बनेगा, और बी भी नहीं बनेगा तो ऑप्शन ए भी एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास सिर्फ सी और डी बचते हैं, और सी और डी में भी आप ध्यान से अगर देखो तो देखो यहाँ पर डी बना हुआ है और यहाँ पर भी डी है, इसका मतलब डी तो बनेगा ही बनेगा। तो मुझे डी चेक भी नहीं करना है, मुझे चेक करना है सी। अब सी के बनने की पॉसिबिलिटी है या नहीं है इसको हम चेक करेंगे। तो देखो ये जो फिगर बना हुआ है ये कुछ इस तरीके का फिगर है ना, ऐसे करके ऐसे और ये वाला। अब आप एक बात बताओ कि यहाँ पर ऊपर स्क्वायर वाला पार्ट है, अगर ऊपर स्क्वायर वाला पार्ट है तो इसके अपोजिट नीचे सॉलिड वाला हो सकता है, तो हमने नीचे सॉलिड वाले को छोड़ दिया, ये खत्म हो गए। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन जो क्रिएट होगा वो इसकी वजह से होगा। देखो जैसे ये ब्लैंक वाला है और ये ब्लैंक वाला है, तो ब्लैंक ये वाला और ये वाला हो सकते हैं दोनों, और ये वाला जो है ये सामने वाला है, और ये सबसे लास्ट में पीछे की साइड में ये इस तरह से प्लस का साइन बनेगा। इसका मतलब ये चांसेस हैं कि सी भी बनेगा, और सी भी बनेगा तो हमारा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन होगा कि केवल सी और डी बनेंगे, क्योंकि यहाँ से बाकी के ऑप्शंस हमने एलिमिनेट कर दिए। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और अगर इन केस ऐसा नहीं होता है, हमारे पास एक और ऑप्शन होता है नन ऑफ दीज का, तो हम फिर ट्राई करते कि हो सकता है इसके रोटेशन के बेस पर इसमें से हम एक दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दें, मतलब वो वाला भी एलिमिनेट हो जाता तो फिर हम लगाते नन ऑफ दीज। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर कहा है कि मोहन और सोहन की वर्तमान आयु का अनुपात ये दिया है, और कहा है कि यदि 20 वर्ष बाद मोहन जो है वो सोहन से 10 वर्ष बड़ा होगा तो बताओ वर्तमान आयु क्या होगी। तो देखो यहाँ पर ना आपको याद रखने वाली बात ये है, ऐसे मान के चलो कि एक व्यक्ति की एज 10 साल है और दूसरे की 20 साल है, तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कितने साल का डिफरेंस है, 10 साल का। तो अगर मैं ये कहूँ कि अब से हम 20 साल बाद चले जाते हैं, तो 20 साल बाद इसकी जो एज हो जाएगी वो 30 साल हो जाएगी, और इसकी जो एज हो जाएगी वो 40 साल हो जाएगी। तो यहाँ पर भी अगर मैं डिफरेंस करूँ तो 10 ही आएगा। मतलब कोई भी दो व्यक्तियों की एज में जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम रहता है। अगर सेम रहता है तो आप 20 वर्ष की बात करो या 50 वर्ष की बात करो, डिफरेंस उनका 10 ही होगा। और डिफरेंस अगर मुझे करना है तो 5:4 दिया है, इन दोनों का अंतर है 1 यूनिट। ये 1 यूनिट कितने के बराबर है, 10 साल के बराबर है, क्योंकि 10 साल का गैप है। और फिर कहा है मोहन की वर्तमान आयु क्या होगी, मोहन का रैशनल नंबर 5 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी है। मतलब 5 इंटू 10 यानी कि कितना हो गया, 50। तो 50 इसका आंसर होगा, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को, इसमें आपको मिसिंग नंबर निकालना था कि यहाँ पर क्या आएगा। तो देखो यहाँ पर ये 4 दिया है और ये 1 दिया है, तो 4 में से आप 1 को माइनस करो तो यहाँ से कितना बचेगा, 3, और उसमें 2 का इंटू कर दो तो 6 आ जाएगा, जो कि मिडिल में लिखा है। ऐसे ही इसमें और इसमें देखो ट्राई करके कि 6 में से मैंने 3 माइनस किया तो क्या मिला मुझे, 3, और उसका 2 से इंटू कर दिया तो 6 मिल गया, जो कि मिडिल में लिखा है। तो यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है, तो ये इसमें भी अप्लाई होगा। 8 में से 6 को माइनस करो तो कितना बचेगा, 2, और उसको 2 से इंटू कर देंगे तो कितना आएगा, 4, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि 21 सितंबर 1987 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो यहाँ पर 1986 ईयर्स तो कंप्लीट हो रहे हैं, और जो 87वां है वो सितंबर तक गया है, तो आप सारे विषम दिन लिख लो। जैसे जनवरी के 3 प्लस फरवरी के 0 प्लस मार्च, फिर उसके बाद अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर उसके बाद जुलाई, और फिर अगस्त, और फिर सितंबर। सितंबर के यहाँ लिखा है 21 दिन, 21 का मतलब होता है 0, क्योंकि ये 7 से डिवाइड हो रहा है। और ये जो कोड्स मैंने लिखे हैं कहाँ से लिखे हैं, अगर 31 दिन का महीना है तो उसमें से 28 दिन तो पूरे 7 से कट जाएंगे, तो कितने बचे, 3, इसलिए 3 लिखा जा रहा है। ऐसे ही फरवरी 28 की होती है तो इसमें सारे पेयर बन जाएंगे, मतलब 0, तो कुछ नहीं बचा। तो यहाँ से अब बाकी के देखो 1900 साल अलग कंप्लीट होंगे, और प्लस इन 1900 को भी मैं कैसे लिखूंगा, 1600 साल अलग, और प्लस 300 साल अलग, और प्लस 86 साल ये अलग हो गए,
और 86 में कितने लीप होंगे, तो इसे 4 से डिवाइड कर लो, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, है ना। अब यहाँ से ये सारे के सारे मेरे विषम दिन आ गए। अब मैंने आपको एक चीज़ सिखाई है कि 53 10 आप याद रखो, ये क्या चीज़ है, 100 साल, 200 साल, 300 साल और 400 साल में ये विषम दिन होते हैं, ठीक है। और ये विषम दिन है तो आप देखो यहाँ पर 1600 400 का मल्टीपल है, इसलिए ये तो 0 हो गया। और 300 साल का मतलब एक विषम दिन, तो यहाँ से एक मिल गया। इसके बाद ये जो 86 दिया है इसे 7 से डिवाइड कर लो, तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, यहाँ से कितने बचे 2। ये जो रिमाइंडर है हम वो लिख रहे हैं, और ये तो 7 का मल्टीपल है, ये खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से आगे देखो, ये हो गए 2 और 3, 3 6, 6 और 1 6 और 3 9, 9 2 11 और 11 के बाद में 3 14, यहाँ तक तो 14 कंप्लीट हो गए। और यहाँ से कितने बच रहे हैं, ये 3 3 6 और 2 8, 8 का मतलब एक विषम दिन, और एक विषम दिन का मतलब क्या है, सोमवार, यानी कि पहला दिन जो होता है वो मंडे का होता है, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो मंडे है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को, तो क्वेश्चन नंबर 6 में एक इक्वेशन आपको दे रखी है 8 6 4 3 और ये 4, और यहाँ से देखो कहा है कि प्लस की जगह डिवाइड लगा लो, पहले प्लस था तो यहाँ मैंने डिवाइड लगा लिया। फिर कहा है इनटू की जगह माइनस लगा लो, तो यहाँ पर माइनस आ गया। फिर कहा है डिवाइड की जगह इनटू लगा लो, तो यहाँ इनटू लगा दिया, और माइनस की जगह पर प्लस, तो ये प्लस। और अब हम इसे बोर्ड मास के रूल से सॉल्व कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से ये कटेगा 2 से, 2 3 जा टाइम्स, और ये हो जाएगा 4, यानी कि 4/3 आ जाएगा। और माइनस 4 3 जा 12, ये 12 आ गया, और प्लस का कितना हो गया 4। अब आपको ये पता है कि ये 4/3 तो ऐसे ही रहेगा, और इसे हम कर लेंगे माइनस, तो कितना बचेगा, ये 8, 8 तिया 24, और 24 में से 4 गए तो कितने बचे, माइनस के 20/3। और यही हमारा आंसर है, यानी कि सी ऑप्शन। और इस क्वेश्चन में ना अक्सर आपसे मिस्टेक होती है। पहले आप मुझे कमेंट करके बताओ कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 600 को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 60 से, को डिवाइड कर रहे हैं 6 से, तो इसका आंसर क्या आएगा। इसे जल्दी से आप कमेंट कर दो, और फिर उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहा गया है कि एक व्यापार सम्मेलन में 10 लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा। तो देखो इसके लिए आपको करना कुछ नहीं होता है, ये 10 दिया है ना, तो 10 और इससे एक नंबर माइनस कर दो, मतलब 9, और उसका आधा कर दो, तो ये 2 से कट जाएगा 5 बार, और 5 टिम 45, यानी कि 45 टाइम्स जो है हाथ मिलाया जाएगा। अगर इस क्वेश्चन को आप और डिटेल में पढ़ना चाहते हो और इसके कितने तरीके के क्वेश्चंस होते हैं ये सीखना चाहते हो, तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पर इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को, तो उसमें ये कहा गया है कि एक बहुभुज में 12 भुजाएं हैं तो उसमें कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं, ये भी मैंने आपको सिखाया है। विकर्ण क्या चीज़ होती है, जैसे मान लो ये एक स्क्वायर है, तो इसमें एक लाइन ये है एक लाइन ये है, तो ये विकर्ण कहलाते हैं। और इसे आप अगर निकालना चाहते हो तो आप इसे जल्दी से कैसे फाइंड करोगे, एक फॉर्मूला याद रखना, n-3/2, और n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, तो यहाँ पर आप 12 रख दो, और ये 12-3 और अपॉन 2, 2 से ये कट जाएगा 6 टाइम्स, तो ये कितना आ जाएगा 6 गुणा, और यहाँ से बचेगा 9, यानी कि 6 निम 54, मतलब 54 डायगोनल्स इसमें हम खींच सकते हैं। डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को, तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहा है कि हैलोजन, फ्लोरीन और ब्रोमीन, इन तीनों में कौन सा संबंध सही होगा, इसके लिए वेन डायग्राम बनाओ आप, है ना, इसमें से सेलेक्ट करो। तो आपको ये पता है कि फ्लोरीन और ब्रोमीन ये दोनों ही क्या है, हैलोजन परिवार के सदस्य हैं, तो आप ये कहो कि बड़ा सर्कल बनेगा और ये दोनों आपस में बीच में बन जाएंगे, मतलब ए ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट होगा, तो आप ए मार्क करेंगे। और हमेशा की तरह क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आपके लिए होमवर्क है। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि अगर दर्पण में देखने पर 11:40 हो रहे हैं तो उसका वास्तविक समय क्या होगा। कमेंट करके बताओ नीचे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले 10 क्वेश्चंस के साथ।